आज के वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओम्स लॉ अगर आप देखो बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, एक बड़ी ही सिंपल सी चीज़ बोलता है, लेकिन काफ़ी बार इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है और काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ों को ओम्स लॉ के नाम के साथ जोड़ा जाता है जो ओम्स लॉ नहीं बोलता है, तो फोकट में ही ओम्स लॉ के नाम पे बेचारे पे बिल फटता है। ठीक है, तो आज हम ओम्स लॉ को देखेंगे और होपफुली इसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो ओम्स लॉ को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो आपके गली मोहल्ले में जहाँ पे आप रह रहे हो, आई एम श्योर वहाँ पे गवर्नमेंट का एक पंप हाउस या फिर एक वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होगा जो आपको हर दिन पानी की सप्लाई देता है। ठीक है, तो अगर आप सच में देखो जो सिलसिला पंप हाउस में चल रहा है आपके घर में हर दिन पानी पहुंचाने के लिए, मोरलेस सेम सिलसिला जब आप बैटरी लगाते हो सर्किट में, सेम सिलसिला मोरलेस आपको मिलता है वहां पे। ठीक है, तो आज हम इसकी एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी ये रहा आपके मोहल्ले का पंप हाउस या फिर वाटर वर्क्स। ठीक है, तो आपका घर यहाँ पे कहीं पे है और इन पाइप्स के थ्रू हर रोज आपके घर में पानी की सप्लाई आती है। ठीक है, तो अब देखो तो पंप हाउस में क्या चल रहा है। पंप हाउस में एक पंप होता है जो प्रेशर अप्लाई करता है और पानी को मूव करता है पंप हाउस से इन पाइप्स के थ्रू आपके घर में। तो अगर आप सच में देखो तो पंप हाउस में जो काम पाइप कर रही है वो सर्किट में वायर करती है। सिमिलरली जो काम पंप करता है वो हमारे सर्किट में बैटरी काम करती है। जो पंप का प्रेशर है वो हमारे सर्किट में बैटरी की वोल्टेज होती है, और जो पानी का फ्लो है वो सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है, मतलब करंट फ्लो होता है। राइट, तो अभी हम इस एग्जांपल को यूज करेंगे ओम्स लॉ को समझने के लिए। ठीक है, तो भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये रही किसी एक मोहल्ले की पाइप जहां से पानी गुजर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई जैसे जैसे वाटर वर्क्स में जो अपने पंप लगा के रखा हुआ है, जैसे जैसे उसका प्रेशर चेंज होगा, जो पाइप के अंदर पानी है उसका फ्लो कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया जिसमें दो कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम में मैं क्या नोट कर रहा हूँ, क्या मेजर कर रहा हूँ, प्रेशर पर यूनिट, जो वाटर बॉक्स में जो पंप लगा कर रखा हुआ उसका प्रेशर पर यूनिट। राइट, और दूसरे कॉलम में क्या नोट कर रहा हूँ मैं, फ्लो पर यूनिट, वाटर फ्लो पर यूनिट, जो आपकी पाइप है उसकी किसी एक क्रॉस सेक्शन में से कितना पानी बह रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो मेजर कर रहा हूँ। तो अगर पंप का प्रेशर जीरो है तो ये जाहिर सी बात होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए कि जो फ्लो होगा, पानी नहीं बहेगा अंदर, राइट, तो फ्लो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर को 1 यूनिट बना देता हूँ। तो मैं नोट करता हूँ कि भाई जो फ्लो है वो 2 यूनिट हो गया। प्रेशर को मैं 2 बनाता हूँ, फ्लो 4 बन जाता है, और प्रेशर को 3 करता हूँ तो फ्लो 6 बन जाता है। ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ एक। तो हमारे पास इस एक्सिस पे पंप का प्रेशर और इस एक्सिस पे क्या हमारे पास वाटर फ्लो है। राइट, जब ये डेटा आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिमिलर पाइप एक किसी दूसरे मोहल्ले में भी लगी हुई है, लेकिन वहां पे क्या, वहां के जो बचा भाटी है वो काफी शरारती है और किस तरह से उन्होंने पाइप के अंदर पत्थर वत्थर घुसा दिए हैं। ठीक है, तो जब वाटर बॉक्स में जब पंप चालू नहीं है तो अगेन प्रेशर जीरो होगा और जो फ्लो होगा इसके अंदर वो भी जीरो होगा। राइट, लेकिन अब जब सिमिलर प्रेशर, जब 1 यूनिट प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो फ्लो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट था, यहाँ पे 1 यूनिट है। तब 2 यूनिट बनाते हैं तो 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 बनाते हैं तो 3 है। ठीक है, और अगेन जब हम इस डेटा को एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो अगेन अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, फर्क बस इतना ही है कि यहाँ जो एंगल है ये ज़्यादा बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे कम है, यानी कि ये ज़्यादा स्टीप है इसके मुकाबले में। राइट, तो अब अगर आप इन दोनों डेटा को गौर से देखो तो इसमें आपको एक पैटर्न, एक ऑर्डर नजर आना चाहिए। वो ये कि भाई किसी एक गिवन पाइप के लिए, दोनों केसेस में पाइप सेम ही है, राइट, तो किसी एक गिवन पाइप के लिए हर एक पॉइंट पे जो आपका फ्लो है, पाइप के अंदर जो पानी का फ्लो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वाटर बॉक्स में जो आपने पंप लगा कर रखा हुआ उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे फ्लो भी इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनली, और प्रेशर को डिक्रीज करोगे, कम करोगे तो फ्लो भी डिक्रीज होगा प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मतलब सेम गुना से। फॉर एग्जांपल इस केस में हर एक पॉइंट पे जो आपका फ्लो है वो 2 गुना है प्रेशर के, इस केस में जो आपका फ्लो है वो 1 गुना है। आपके पास एक तीसरा केस हो सकता है जहां पे इस पाइप में ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं तो फ्लो आधा हो सकता है हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 1.5 हो जाएगा। राइट, तो सेम गुना से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर कम हो रहा है। राइट, तो ये बात अगर आप देखो ये बड़ी रीजनेबल सी होनी चाहिए, बड़ी जायज़ सी बात होनी चाहिए कि आपके घर में जो पानी का जो फ्लो आ रहा है वो पंप के प्रेशर पर डिपेंड करना चाहिए। कितनी बार आपने नलका को खोला होगा, नलका खोला होगा और उसमें बूंद बूंद पानी गिर रहा है और आप बोलते हैं कि प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। राइट, लेकिन हमारे केस में इस डेटा के मुताबिक हर एक पॉइंट पे जो फ्लो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आपके पास जो लाइंस आ रही हैं वो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल इससे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, जो गुना फैक्टर है वो दूसरे केस से ज़्यादा है, लेकिन लाइंस दोनों केसेस में क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। राइट,
तो एक बात गौर करने वाली जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर एक पॉइंट पे प्रोपोर्शनल है, हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 की जगह अगर 5 होता तो रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल नहीं रहता, ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहती, यहाँ पे लाइन कहीं कर्व कर जाती और रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल नहीं रहता, राइट। तो अभी जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, फिर गुणा फैक्टर है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं हम कि भाई पाइप रेजिस्टेंस है, पाइप जो है वो पानी के फ्लो को कितना रेजिस्ट कर रही है, कितना रोक रही है। पहले केस में कम कर रही है, दूसरे केस में ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आपको ओम्स लॉ परेशान नहीं करेगा और थोड़ा बहुत जो गलत इंटरप्रिटेशन ओम्स लॉ का चल रहा है उससे आप बच पाओगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ में दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात जो है उसको हम घुमा फिरा के पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ हम समराइज करेंगे, उसका सारांश देखेंगे। और दूसरी बात जो होगी वो पहली बात का कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा होगी, ठीक है। तो भी पहली बात ये कि भाई जितना भी हमने अब तक पढ़ा उसके बेस पे बोल सकते हैं कि भाई नलके में जो पानी का फ्लो है उसके बीच में और पंप के प्रेशर में जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो लीनियर रिलेशनशिप है, सीधा सीधा रिश्ता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, स्ट्रेट लाइन वाला रिश्ता है। तुम मेरे को प्यार दो, मैं भी तुमको प्यार वापस दूंगा उस प्रपोर्शन में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आजकल के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों की तरह नहीं है, जो फेसबुक का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ना, वैसा नहीं है। आप मेरे को प्यार दो, मैं आपको नफरत दूंगा, आपको नफरत दो, मैं आपको प्यार दूंगा, आज प्यार दूंगा कल नफरत दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन वाला रिश्ता है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो हर एक पॉइंट पे, उतने ही प्रपोर्शन में आपका फ्लो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अगर अभी हम बोल रहे हैं कि भाई किसी एक गिवन पाइप के लिए जो आपका पंप का प्रेशर है, वाटर फ्लो है, उनके बीच में रिश्ता स्ट्रेट लाइन का रिश्ता है, तो इसको देखने का या इसको बोलने का एक और तरीका भी है कि भाई किसी एक गिवन पाइप के लिए जो पाइप रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, जो रुकाव ऑफर कर रही है वाटर के फ्लो को, वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है पाइप, वो डिपेंड नहीं कर रहा कि प्रेशर की वैल्यू क्या है या फिर वाटर फ्लो की वैल्यू क्या है, वो उसके इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, यही रीजन है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन आपके पास नहीं आती। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती हर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल से रेजिस्टेंस अगर प्रेशर पे डिपेंड करती, तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल से रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होती तो लाइन कर्व कर जाती, तो ना ही ये रिलेशनशिप लीनियर रहता और ना ही आपकी जो रेजिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, राइट। तो अब अगर आपका जो पाइप का रेजिस्टेंस है वो प्रेशर पे और फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है? वो पाइप की प्रॉपर्टी है, वो पाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप देखो इन दोनों केसेस में सेम पाइप थी और दोनों केसेस में सेम प्रेशर था, लेकिन सेकंड केस में आपके पास फ्लो कम था। वो फ्लो कम इसलिए था क्योंकि आपने उसमें पत्थर डाल दिए थे, आपने पाइप को चेंज किया था, आपने पाइप की प्रॉपर्टी को चेंज किया था, ठीक है। तो किसी एक गिवन पाइप के लिए जो रेजिस्टेंस है वो पाइप पे डिपेंड करता है, पाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने वाली। पहली बात, यहाँ पे हम दो चीजें बोल रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप लीनियर और यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये दो चीजें अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है जिसको हम दो डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे का कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है। ये रिलेशनशिप लीनियर है, इसके कारण ही रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, या फिर ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इसीलिए ये रिलेशनशिप लीनियर है। तो इसको ध्यान में रखिए, इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने काफी बार बोला कि फॉर ए गिवन पाइप रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो फॉर ए गिवन पाइप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं टाइम पास के लिए, मस्ती के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने देखा कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो पाइप की प्रॉपर्टी है, तो अगर आप पाइप को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, जैसे हमने इस केस में देखा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चेंज वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब अगर आपने मेरे को यहाँ तक फॉलो किया है तो हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, खत्म कर लिया है, बातों बातों में ओम्स लॉ की बात हो गई है। आपको सिंपली जो पंप उसमें प्रेशर था उसको वोल्टेज से रिप्लेस करना, बदलना पड़ेगा। जो आपका वाटर फ्लो था उसको करंट से बदलना पड़ेगा, और जो पाइप की रेजिस्टेंस थी, पाइप जो रुकाव रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी पानी के फ्लो को, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वायर की रेजिस्टेंस से। वायर जो रुकाव पैदा कर रही है करंट के फ्लो को, उससे रिप्लेस करोगे तो ओम्स लॉ पढ़ लिया है हमने। तो जब आप टर्म्स को बदलोगे तो ओम्स लॉ बोलता है कि भाई अगर आपके पास कोई गिवन कंडक्टर है और गिवन टेम्परेचर पे जो वी रिलेशनशिप है वो लीनियर है, पोटेंशियल और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, सिंपल सा रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, करंट भी आपका उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर आप पोटेंशियल को घटाओगे, कम करोगे, करंट भी उतने ही प्रपोर्शन में कम होगा, घटेगा। या फिर इसको कहने का एक और तरीका ये भी है कि भाई जो रेजिस्टेंस है, जो वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, रुकाव ऑफर कर रही है करंट के फ्लो को, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, वो पोटेंशियल पे या फिर करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात, गौर करने वाली बात की मैंने बोला कि फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड गिवन टेम्परेचर,
क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बाद में देखेंगे कि भाई इन चीज़ों पे डिपेंड करने वाली है, वो कंडक्टर के स्पेसिमेन पे डिपेंड करेगी कि भाई लेंथ कितनी है कंडक्टर की, उसका डायमीटर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, राइट। तो इवन तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वी और आई पे डिपेंड नहीं करी, लेकिन इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी आपने रेजिस्टेंस मेजर की है, उसकी आप लेंथ फॉर एग्जांपल चेंज कर देते हो या फिर टेम्परेचर चेंज कर देते हो, तो रेजिस्टेंस उसकी चेंज होगी। लेकिन ओम्स लॉ क्या बोलता है कि भाई जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब सवाल ये कि भाई क्या ओम्स लॉ हमेशा वैलिड होगा? तो ओम्स लॉ अगर आप देखो ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरह। ये एक एम्पेरिकल लॉ है। आपने बहुत देर तक बहुत सारे मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया और उसको जनरलाइज किया उस बिहेवियर को कि भाई मोस्टली ऐसा होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो हमेशा वैलिड नहीं रहता। ओम्स लॉ की एक्सेप्शंस हैं और अभी हम कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे, ठीक है। पहली एग्जांपल कंडक्टर्स में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी देर तक ओम्स लॉ फॉलो करता रहता है, लेकिन हाई वोल्टेजेस या हाई करंट्स पे क्या होता है, ओम्स लॉ से डिविएट होना शुरू कर जाता है, लाइन कर्व करेगी, राइट। तो यहाँ से ओम्स लॉ फेल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन हम लोग एक डायोड की देखेंगे, ठीक है। डायोड जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बड़ा दिलचस्प प्राणी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। इसके बारे में फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इसने बिल्कुल बगावत कर दी है ओम्स लॉ के खिलाफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल कोई 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 पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा, राइट। दूसरी बात अगर आप देखो काफ़ी देर तक ये कंडक्ट नहीं करता, उसके बाद कंडक्शन शुरू कर देता है। और तीसरी बात ये कि ये खाली एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। अगर मैं वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दूँ, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। जितना मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं होता। जैसे काफ़ी बार आप अगर सबवे में जा रहे हो तो आप एंटर कर सकते हो एक दरवाजे से, लेकिन उस तरह से वापस नहीं आ सकते, तो ऐसा कुछ काम करता है। और इसके बड़े तगड़े एप्लीकेशन है, इसके यूजेस हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो तीसरी एग्जांपल हम लोग देखेंगे गैलियम आर्सेनाइड की, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, उसके बाद ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, और यहाँ से जनाब एक कोई नई ही आइटम पेश कर रहे हैं। यहाँ के बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, करंट कम हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। अगर आप देखो इन दोनों पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू सेम है, इवन दो यहाँ पे पोटेंशियल इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास सेम करंट पॉसिबल है दो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे। और इस रीजन को जहाँ पे करंट कम होती है पोटेंशियल के बढ़ाने पे, उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इस अजीबोगरीब ग्राफ को देखिए, घबराइए मत कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या बकवास सा बिहेवियर है यहाँ पे। इसका बड़ा तगड़ा एप्लीकेशन है। इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल, सारा का सारा सेमीकंडक्टर पे बेस है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये कोई फालतू बात नहीं है, ठीक है। तो अभी समरी सारांश इसका ये है कि भाई अगर आप देखो जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल भी हो सकते हैं, फिर नॉन मेटल भी हो सकते हैं। मेटल्स में मोस्टली, अनलेस आपकी करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मोस्टली ओम्स लॉ फॉलो करते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स में अगेन डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की कंडीशन है आपकी, डिफरेंट सिनेरियोज में कभी वो फॉलो करेंगे, कभी नहीं फॉलो करेंगे वो, ठीक है। तो अभी जाने से पहले आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ओम्स लॉ के मुताबिक वी और आई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, या फिर वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अपने को पता है कि भाई जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है, आप उसको हटा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो एक इक्वालिटी साइन के साथ और एक कांस्टेंट के साथ। और हमारे केस में कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। यहां तक बात तो सब ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई काफ़ी बार V इज इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ की डेफिनेशन में बोला जाता है, जो सही नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की डेफिनेशन नहीं है। ओम्स लॉ खाली इतना बोलता है कि भाई V और I के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है, खत्म बात। तो अब अगर V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की डेफिनेशन नहीं है तो क्या है ये? V इज इक्वल टू आई आर या फिर R इज इक्वल टू V बाई आई, ये किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, चाहे वो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास वी आई रिलेशनशिप है कंडक्टर का, यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो करता है, उसके बाद ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो मेरे को अगर रेजिस्टेंस निकालनी है कंडक्टर की, चाहे इस रीजन में या फिर इस रीजन में, मैं V बाई आई निकाल के रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कंडक्टर के, चाहे वो ओम्स लॉ फॉलो करे या ना करे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।